नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और इसी से हम निर्धारित करेंगे अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण कैसे होता है। इन सब बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देखें, वहां पर ये रेड बटन जो आपको दिखाई दे रहा है जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा दें ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। शुरुआत करते हैं हम कि अक्षांश होता क्या है। देखें, ये हमारी पृथ्वी की आकृति को मैंने यहां बनाया है। शुरुआत पहला सवाल ही जो अक्सर गलत कर देते हैं वो कौन सा है कि पृथ्वी की आकृति है कैसी। तो सामान्यतः स्टूडेंट जवाब देते हैं गोल है, गोल नहीं है। आपने इसके लिए क्या जवाब देना है कि ये दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार, पहला उत्तर। दूसरा, दीर्घवृत्ताकार को आप इलिप्टिकल बोलें, इलिप्टिकल तो भी सही है। इसको लधवक्ष गुलाब बोलें, लधवक्ष गुलाब बोलें तो भी सही है, लधवक्ष गुलाब तो भी सही है। और यदि इसको जियोइड बोलें तो भी सही है और इसको भू-आब बोलें, भू-आब तो भी सही है। ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे पृथ्वी की आकृति के बारे में बताने वाले शब्द हैं। दीर्घवृत्ताकार कहें, इलिप्टिकल कहें, लधवक्ष गुलाब कहें, जियोइड कहें या भू-आब कहें, ये सारे पृथ्वी की आकृति बताने वाले शब्द हैं। तो आज के बाद ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप ये बताएंगे, गोल नहीं कहेंगे। क्लियर है? अब मैं पृथ्वी की आकृति को दो भागों में बांट रहा हूं। किस आधार पर? क्षैतिज आधार पर। ये क्षैतिज आधार पर पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा विभाजित करती है, जो रेखा इसको विभाजित करती है वो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। और ये 0 डिग्री अक्षांश ही क्या कहलाता है? ये विषुवत रेखा कहलाता है, विषुवत रेखा कहलाता है। और इस विषुवत रेखा को क्या कह देते हैं? प्रधान, प्रधान अक्षांश रेखा, प्रधान अक्षांश रेखा। ये सारे 0 डिग्री अक्षांश के नाम है। विषुवत रेखा कहें, चाहे प्रधान अक्षांश रेखा कहें, या इसको क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर हमने कौन सा विभाजन किया है? क्षैतिज विभाजन किया है, क्षैतिज विभाजन। ये ध्यान में रखना, ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को क्षैतिज रेखा के आधार पर दो भागों में बांटे हैं, तो कौन सी रेखा इसको दो भागों में बांटेगी? तो आपका उत्तर होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या प्रधान अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस रेखा के आधार पर पृथ्वी पर दो गोलार्ध बने हैं। कौन सा? एक तो उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा से दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बना है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा पृथ्वी को विभाजित कर रही है वो कौन सी है? विषुवत रेखा। देखिए, एक एक सवाल निकल करके आ रहे हैं। अब तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर पृथ्वी को दो भागों में किसने बांटा है? तो विषुवत रेखा ने बांटा है। अब यहां ध्यान देना, मैं इसी रेखा को कौन सी रेखा मान रहा हूं? ये विषुवत रेखा। अब इसको मैं पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर आधार पर दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, ऊर्ध्वाधर आधार पर दो भागों में विभाजित कर रहा हूं। ये 0 डिग्री देशांतर होगा, देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी ये। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कह देते हैं? प्रधान यामयोत्तर रेखा,
यामयोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा, ये भी इसी का ही नाम है। अब तीसरी इसके बारे में बात कि इसी रेखा को क्या कह देते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये तिथि रेखा नहीं है, ये समय रेखा है, ये ध्यान में रखना। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कौन सी है? देशांतर है। कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर है। और इसी रेखा का और नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्लियर है? अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि अक्षांश और देशांतर, ये तो हमें पता लग गया, वास्तव में है क्या चीज? 0 डिग्री पता लग गया, अक्षांश क्या है, 0 डिग्री देशांतर क्या है, ये तो पता लग गया, लेकिन अक्षांश होता क्या है वास्तव में, ये ध्यान दें। देखिए, पृथ्वी को मैंने यूं इस प्रकार दीर्घवृत्ताकार आकृति में बांटा। अब इसका अक्ष और कक्ष खींचता हूं मैं, ये मैंने इसको यूं बांट दिया। अब पृथ्वी का जो ये वास्तव में ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये वास्तव में ऐसी है जो हमें ग्लोब पर दिखाई देती है। इस प्रकार से ऐसे हमें ग्लोब पर दिखाई देती है। ये पृथ्वी का क्या है? एक्स अक्ष। अक्ष के सहारे पृथ्वी का कोण कितना बनता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। अब ध्यान में रखना, अक्ष के सहारे कोण 23.5 डिग्री है। अक्ष के सहारे झुकाव भी कहते तो 23.5 डिग्री है। और ये इसकी रेखा कौन सी है? ये इसकी कक्ष रेखा है। और कक्ष के सहारे झुकाव नहीं होता, कक्ष के सहारे केवल कोण बनता है। और ये कोण कितना है? यहां से यहां तक देखें तो ये समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री में से 23.5 घटा दिए तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। किसके सहारे? कक्ष के सहारे, कक्ष रेखा के सहारे। अक्ष के सहारे कितना कोण बना है? 23.5 डिग्री का। कक्ष के सहारे कितना बना है? 66 डिग्री का। यहीं से बात निकल करके आएगी। देखिए, मैं इसको फिर पुनः बना रहा हूं। अब मैं पृथ्वी का एक गोलार्ध, कोई एक गोलार्ध, जैसे मैंने उत्तरी गोलार्ध लिया है, ये पृथ्वी का मध्यवर्ती बिंदु है जहां से अक्ष और कक्ष रेखा आपस में काटती है। तो इस बिंदु से पृथ्वी के किसी एक गोलार्ध में, ध्यान से सुनना ये बात, पृथ्वी के किसी एक गोलार्ध में पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु की कोणीय स्थिति, ये एक कोण बन गया, ये कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? ये अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। और ये अक्षांश, जैसे यहां से कितने डिग्री का कोण बना? मान लो 23.5 डिग्री का कोण बना यहां से, तो ये अक्षांश कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया। क्लियर है? अब दूसरी बात कि एक ही गोलार्ध में 2 बराबर अक्षांश, मान लो ये भी 23.5 डिग्री का है, ये भी 23.5 डिग्री का है, ये अक्षांश एक ही गोलार्ध में, एक ही गोलार्ध कौन सा? मैंने उत्तरी मान लिया। यहाँ पर एक ही गोलार्ध में 2 बराबर अक्षांशों को, तो 2 बराबर अक्षांश 23.5 ये और 23.5 ये को जोड़ने वाली रेखा। अब मैं रेखा की बात कर रहा हूं, कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। तो ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा। अब अक्षांश अलग है और अक्षांश रेखा अलग है। अक्षांश रेखा क्या करेगी? एक ही गोलार्ध में 2 बराबर अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। और एक गोलार्ध में पृथ्वी के मध्यवर्ती बिंदु से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्लियर है? अब तीसरी बात इसमें कि अक्षांश वृत्त क्या होता है। तो यहां देखें कि मैंने ये एक गोलार्ध ये लिया, इसमें ये मैंने विषुवत रेखा खींची और इस विषुवत रेखा से मैंने उत्तर की ओर ये एक बिंदु माना जहां से
यहाँ पर सारे के सारे 23.5 डिग्री के 23.5 डिग्री के क्या है, एक कोण मिलाने वाले एक ही गोलार्ध में। जैसे हम एक प्याज लेते हैं और प्याज को हम यूं क्षैतिज रूप में काटते हैं, मध्यवर्ती भाग से काटेंगे तो वो 0 डिग्री को बताएगा, और मध्यवर्ती भाग से यदि एंगुलर काटेंगे, कोणीय काटेंगे, तो वो क्या बताएगा, उसकी कोणीय स्थिति बताएगा। लेकिन एक बिंदु पर नहीं कट पाएगा, वो पूरा का पूरा प्याज यूं कटेगा तो हम उस कटे हुए प्याज को यूं देखेंगे तो हमारे सामने कौन सी स्थिति आएगी, ये वाली स्थिति आएगी। इस प्रकार की स्थिति कि यहाँ से ये सारे के सारे कोण हमें क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो ये क्या कहलाती है रेखा, ये कहलाती है अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त, तो अक्षांश अलग है, अक्षांश रेखा अलग है, अक्षांश वृत्त अलग है, 3 चीजें आती है। अब हम पृथ्वी पर बात करें कि अक्षांश कितने होते हैं, तो इसके लिए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि अंतराल कितना है। अंतराल कितना है, अंतराल सामान्यतः 1 डिग्री का होता है, सामान्यतः 1 डिग्री का होता है। यदि नहीं पूछा तो आपने अंडरस्टूड रखना है कि 1 डिग्री के अंतराल पर ही पूछा है। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश रेखा कितनी है, और अक्षांश वृत्त कितने हैं। ये 3 सवाल बनते हैं मुख्य, किस में से, अक्षांश रेखा में से, पूरी पृथ्वी के संदर्भ में। अब अक्षांश रेखा की हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखा कितनी बनेगी, अक्षांश रेखा वो होती है जो एक गोलार्ध में 2 बराबर अक्षांशों को मिला दे। लेकिन ध्रुवों पर हम कभी भी रेखा नहीं देख पाएंगे, इसलिए अक्षांश रेखा अलग होती है। अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, ये हमेशा ही बराबर होंगे, ये ध्यान में रखना है, ये हमेशा ही बराबर होंगे। तो पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और अक्षांश वृत्त की बात करें तो 90 प्लस 90 प्लस एक भूमध्य रेखा 181 अक्षांश होते हैं, 181 अक्षांश होते हैं। और यदि अक्षांश वृत्त की बात करें तो 90 प्लस 90 प्लस 1 अक्षांश वृत्त भी 181 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो एक बिंदु को बता रहा है वो अपने आप में एक बिंदु क्या होता है, वृत्त होता है। क्लियर है? अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो दोनों ध्रुव पर जो बिंदु बता रहे हैं वो बिंदु कभी भी रेखा को नहीं बताएंगे, इसलिए अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, 89 प्लस 89 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 179। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 179 है, अक्षांश कितने हैं, 181 है, और अक्षांश वृत्त कितने हैं, 181 है। अब इसको हम ग्लोब पर देखते हैं कि अक्षांशीय प्रतिरूप रहता क्या है। इसमें देखें, ये जो मध्यवर्ती भाग है ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। यहाँ से 23.5 डिग्री के कोण पर ये जो हमें रेखा मिल रही है ये हो गई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या कह देते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये सेम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी यहाँ पर भी रेखा है, तो इसको 23.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में एस लिख दे यहाँ पर साउथ, इसको क्या कह देते हैं, मकर रेखा। अब ये ध्यान रखना, मकर रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, और कर्क रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यदि हम यहाँ से देखें 66.5 डिग्री के कोण पर, यहाँ से इस तरह, तो ये 66.5 डिग्री के कोण पर ये 66.5 डिग्री एन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये क्या चीज है, ये है
आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कह देते हैं। और यदि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की यूं बात करें तो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री एस अक्षांश, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा ये। और यहां से सीधा 90 डिग्री के कोण पर ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, एनपी मतलब नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। कहां पर है, 90 डिग्री पर। और यहाँ 90 डिग्री दक्षिण में एस, इसको क्या कहेंगे, एस पी मतलब साउथ पोल कहेंगे इसको। और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो ये तो रहता है अक्षांशीय प्रतिरूप। इन विशेष अक्षांशों को आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान देना कि सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो कौन सा है, विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश कहलाता है। विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ये दोनों चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि यहाँ पर अक्षांश की दूरी देखें तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री तक अक्षांशीय दूरी हमेशा ही बराबर रहती है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, तीसरे अक्षांश, चौथे अक्षांश, यहाँ 23.5, यहाँ 66.5, यहाँ 90 डिग्री। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जब भी जाएंगे क्रमागत दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा ही बराबर रहती है। और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान में रखना कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा ही बराबर रहती है। क्लियर है। एक ही ध्यान में रखना है कि अक्षांश सबसे बड़ा कौन सा है, वो है विषुवत रेखा। और कौन सा अक्षांश है जहां पर रेखा बनती नहीं है अक्षांश पर, वो है दोनों ध्रुव। यहाँ पर अक्षांश पर रेखा नहीं बनती, यहाँ केवल क्या बनेगा, या तो अक्षांश वृत्त बनेगा या अक्षांश केवल अक्षांश कहेंगे, जिसको बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। देखिए, जिस प्रकार अक्षांश भी कोणीय दूरी है उसी प्रकार देशांतर भी कोणीय दूरी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अक्षांश और देशांतर वास्तविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत की तरह, जैसे हिमालय पर्वत प्राकृतिक रूप से बना हुआ है वैसे ही अक्षांश देशांतर प्राकृतिक रूप से बने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा है, इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक है, ना कि वास्तविक है। क्या होती है देशांतर रेखाएं? देखें, देशांतर रेखाओं को हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। पहली बात, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुसार यदि हम पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दें तो हमारा जो राइट हैंड होगा, जो सज्जा हाथ होगा, वो हमेशा पूर्व दिशा में होगा। पूर्व दिशा में तो इस रेखा के जो सज्जे हाथ की तरफ है, हमारा मुंह यदि मानचित्र की तरफ है और हमारा सज्जा हाथ जिस तरफ होगा वो पूर्व दिशा होगी। और पूर्व दिशा क्या बताएगा? देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध को बताएगा। पूर्वी गोलार्ध, तो ये पूर्वी गोलार्ध हुआ। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, जो हमारा बायां हाथ है, जो हमारा खब्बा हाथ है, ये क्या बताएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध बताएगा। पश्चिमी गोलार्ध बताएगा। ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। तो यहां से सवाल क्या निकल करके आता है कि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के आधार पर विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो 0 डिग्री देशांतर है।
0 डिग्री देशांतर है। और इसी 0 डिग्री का नाम मैंने क्या बताया है, यही होती है ग्रीनविच रेखा, यही होती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, यही होती है प्रधान याम्योत्तर रेखा, यही होती है प्रधान देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा। ये सारे इसी के नाम है। ये पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। लेकिन देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तरह नहीं होता है। प्रत्येक अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। कैसे होती है, ध्यान दें। यदि मैं यहाँ पर अक्षांश खींच दूं, कौन सा, मुख्य अक्षांश, जिसको क्या कह देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, तो इस पर देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है कितनी, 111.32 किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा होगी। कहां पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। ये सवाल अच्छी तरह याद कर लेना, बार बार आता है, तो ये याद रखना है कितना, 111.32 किलोमीटर होता है। कहां पर, विषुवत रेखा पर। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी कम होती हुई चली जाएगी और देशांतर के बीच की दूरी 0 कहां हो जाती है, वो ध्रुवों पर हो जाती है। ये सवाल बन गया कि ध्रुवों पर अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, अक्षांश। अक्षांश तो केवल एक अक्षांश है यहाँ पर, कौन सा, 90 डिग्री अक्षांश। लेकिन 90 डिग्री अक्षांश पर देशांतर के बीच की दूरी कहेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, उसमें अंतराल होता ही नहीं है। तो सारे के सारे देशांतर आपस में जा करके मिल जाते हैं। ये भी सवाल बनता है कि सारे देशांतर आपस में जा करके मिल जाते हैं कहां पर, ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। अच्छा, यहां कंफ्यूज करने के लिए आपको केवल ध्रुव ना दे करके सीधा कह दे कि 90 डिग्री अक्षांश पर, ध्रुव ऑप्शन नहीं दिया है, 90 डिग्री अक्षांश दे दिया, तो आपने अंडरस्टूड रखना इस बात को कि ध्रुव कह दिया या 90 डिग्री अक्षांश कह दिया, एक ही बात है, आपने उसको ध्रुव ही समझना है। क्लियर है। तो यहां से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी, ये सवाल बनता है। क्लियर है। अब जो देशांतर है इनकी संख्या एक गोलार्ध में, यहाँ 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक जो ये देशांतर है, इनकी संख्या 180 डिग्री होती है एक गोलार्ध में। दूसरे गोलार्ध में भी कितना हुआ, 180 डिग्री। क्लियर है। 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन जब हम इसको चार्ट पर बनाते हैं तो चार्ट पर हमें ये ऐसे दिखेगा, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब हम यहाँ सवाल ये उठा सकते हैं कि अक्षांश में जैसे हमने 90 उत्तर के, 90 दक्षिण के और 0 बीच में 181 किया था, तो यहाँ 361 क्यों नहीं करते, होंगे नहीं 361 क्यों नहीं करते, क्योंकि जब हम इसको दीर्घवृत्ताकार जोड़ते हैं तो ये 180 और ये 180 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये पूर्वी और पश्चिमी 180 नहीं बोला जाएगा। कहां पर, ग्लोब पर। चार्ट पर बोला जाता है, ग्लोब पर नहीं बोला जाएगा। तो ग्लोब पर ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 180 और ये 180, केवल 180 डिग्री देशांतर हो जाएंगे। तो ये दोनों देशांतर आपस में मिल गए हैं और यहाँ पर 0 को हमने अलग जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। कहां पर, पृथ्वी पर। अंडरस्टूड है क्या कि 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर। क्लियर है। अब हम बात करें कि देशांतर ही है जो क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। विश्व में समय के निर्धारक क्या होते हैं, देशांतर होते हैं। और 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर घड़ी का समय कितना बदलता है, घड़ी का समय 4 मिनट बदलता है, 4 मिनट।
अब ये ध्यान में रखना, मिनट शब्द जब हम डिग्री को विभाजित करते हैं तो भी मिनट शब्द आता है, वो डिग्री के विभाजक, डिग्री के अंश कहलाएंगे। एक डिग्री के कितने अंश होते हैं? 60 अंश होते हैं, और 60 अंशों को क्या कह देते हैं? 60 मिनट कह देते हैं। ये डिग्री के अंश है मिनट। और ऐसे ही एक मिनट जो डिग्री के 60 अंश है, इसमें से एक अंश उठाया जिसको क्या कह दिया? 1 मिनट। इसको जब विभाजित करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? 60 सेकंड बन जाएंगे, सेकंड। ऐसे ही अक्षांश में विभाजन होता है, ऐसे ही देशांतर में विभाजन होता है। और यही मिनट और सेकंड हम घड़ी में भी लेकर के चलते हैं। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि घड़ी के मिनट कहाँ है या डिग्री के मिनट कहाँ है। जैसे मैंने यहाँ 23.5 डिग्री अक्षांश बोला है, तो इसका मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट कह दिया, इसका मतलब मैं 23.5 डिग्री की बात कर रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध है तो कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध है तो मकर रेखा। क्लियर है? अब हम इसके आधार पर विश्व में समय का निर्धारण करते हैं, और समय के निर्धारण करते वक्त हमें क्या मिलेगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। देखते हैं ये क्या चीज होती है। अब यहां ध्यान दें, ये जो रेखा है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकल रही है, और ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच शहर से निकल रही है। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा है, और यही रेखा है जिसको हम क्या कह देते हैं? GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यही वो रेखा है जो क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? GMT है। इससे यहां तक की दूरी कितनी है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। 1 डिग्री देशांतर कितना अंतर बताता है? घड़ी के अनुसार 1 डिग्री देशांतर घड़ी के अनुसार 4 मिनट बताता है। 4 मिनट। तो 180 डिग्री देशांतर घड़ी के अनुसार कितने मिनट बता देगा? 180 गुणा 4 और 18 चौके 720 मिनट। और इस 720 मिनट के यदि हम घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग दे करके 12 घंटे आ जाएगा। 12 घंटे। अब यहाँ ध्यान में रखना, ये राइट हैंड पूर्वी गोलार्ध, पूर्व की तरफ GMT से हमेशा समय बढ़ता है। बढ़ता है तो यहाँ जो समय होगा ग्रीनविच रेखा पर, उससे इस 180 डिग्री पर जो समय का अंतराल होगा वो कितना होगा? +12 घंटे, आवर्स लिख रहा हूं मैं। ऐसा ही इस तरफ होता है कि जैसे ही हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से क्या निकलती है? ये वाली रेखा यहाँ भी निकलती है। यदि हम चार्ट पर दिखाएं तो, यदि हम ग्लोब पर दिखाएंगे तो ये दीर्घवृत्ताकार आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ का समय अंतर कितना होगा? -12 घंटे, क्योंकि पश्चिम में समय हमेशा ही घटेगा। पश्चिम में समय ग्रीनविच रेखा से घटता है, पूर्व में समय बढ़ता है। और किस रेशो से, किस अनुपात से बढ़ता या घटता है? तो 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर 4 मिनट का समय परिवर्तित होता है। क्लियर है? तो ये भी 180 है, तो यहाँ 12 घंटे क्या हो गए? माइनस हो गए। अब इस रेखा को यहाँ से इस रेखा को और यहाँ से इस रेखा को सीधा यदि हम अंतराल करें तो यहाँ से ये 12 घंटे आगे और ये 12 घंटे पीछे, तो अंतर कितना हो गया? 24 घंटे का। इसीलिए हम 180 डिग्री को क्या कह देते हैं? 24 घंटे का क्या बनता है? 1 दिन। इसीलिए 1 दिन में तिथि परिवर्तित होती है, और तिथि परिवर्तित होने के कारण
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्लियर है? अब ये ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, 0 डिग्री देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। क्लियर है? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि एक ही गोलार्ध के एक ही देश के तिथि में अंतर आ जाए, इस चीज से बचाने के लिए इस रेखा को टेढ़ी मेढ़ी किया गया है। ये सवाल पूछा जाता है कैसे होता है, इसके लिए ध्यान दें। यहाँ पर ये मैंने बनाया है इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को। यहाँ पर देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा है? एशिया, एशिया का हिस्सा है। और एशिया का कौन सा? रूस का हिस्सा। एशिया के रूस का हिस्सा है ये। और एशिया के रूस के हिस्से में यहां से ये क्या है? बेरिंग जल संधि किसके बीच में है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तथा एशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। इस बेरिंग जल संधि से इस तरफ आते हैं तो यहां देखें, इस अमेरिका से ये द्वीप समूह इस तरफ हमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये द्वीप समूह कौन से है? अल्यूशियन द्वीप समूह, अल्यूशियन द्वीप समूह। अब इस चीज को ध्यान में रखना, अल्यूशियन द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका के हिस्से हैं। और उत्तरी अमेरिका के अल्यूशियन द्वीप समूह के एक दिन का अंतर ना आ जाए, इस चीज से बचाने के लिए, और यहाँ पर रसिया का समय इतने भाग में एक दिन का अंतर ना आ जाए, इससे बचाने के लिए पहले तो इसको 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से किस तरफ मोड़ा गया? किस तरफ मोड़ा गया? ये अमेरिका की तरफ मोड़ा गया। और यहाँ बेरिंग जल संधि से पुनः इसको किस तरफ मोड़ा गया है? ये एशिया की तरफ मोड़ा गया है। यहाँ पर रूस को कटने से बचाने के लिए और यहाँ अल्यूशियन द्वीप को कटने से बचाने के लिए। कटने का मतलब दो भाग कर देना नहीं है। कटने का मतलब यह है कि इस भाग में यदि तिथि अलग और इस भाग में तिथि अलग हो, दोनों में अलग अलग दिनांक हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इस चीज से बचाने के लिए ये रेखा क्या कर दी गई है? इस तरफ मोड़ दी गई है। इसको वापिस अल्यूशियन द्वीप समूह खत्म होते ही वापिस इसको अमेरिका की तरफ मोड़ा गया और यहाँ पर कोई भी अन्य स्थलीय भाग आता नहीं है, इसलिए इस रेखा को वापिस 180 डिग्री देशांतर पर सीधा कर दिया गया। अब देखें, 0 डिग्री विषुवत रेखा के निकलते ही नीचे की तरफ यहाँ पर समोआ और फिजी द्वीप समूह है। समोआ द्वीप समूह किस तरफ? अमेरिका की तरफ। और फिजी द्वीप समूह किस तरफ? एशिया की तरफ। तो इन दोनों भाग में अंतर है। ये एशिया का हिस्सा है और ये इस तरफ अमेरिका की तरफ वाला हिस्सा है। ये कट ना जाए, फिजी द्वीप कट ना जाए। फिजी द्वीप के इस भाग में एक अलग दिनांक और इस भाग में अलग दिनांक हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए फिजी द्वीप को कटने से बचाने के लिए इसको किस तरफ मोड़ दिया गया? समोआ की तरफ मोड़ दिया गया और यहाँ से वापिस इसको सीधा कर दिया गया। 45 डिग्री के बाद में इसे वापिस 180 डिग्री जो मूल रेखा है इस तक पहुंचाया गया है और ये बाद में सीधी हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार इसमें ये टेढ़ा मेढ़ापन किया गया है। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। यदि ये सवाल पूछ ले तो आपने एक ही जवाब देना है, क्या? कि एक ही देश में दो अलग अलग तिथियां ना हो जाए। समय जोन अलग हो सकते हैं, तिथियां अलग नहीं हो सकती। तो तिथियां अलग ना हो जाए, दिनांक अलग ना हो जाए, इस चीज से बचाने के लिए इसको क्या किया गया है? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी की गई है। अब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का प्रतिरूप देखें। ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से समय का निर्धारण होता है।
प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल पर, प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल पर 1 घंटा बदल जाता है, 1 घंटा समय बदल जाता है। पूर्व में बढ़ेगा, पश्चिम में घटेगा। यहाँ पर 30 डिग्री आया तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे, 2 घंटे। भारत की जो मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को यदि हम 4 से गुणा करें तो 330 आ जाएगा, और 330 के घंटे बनाएंगे तो 5.5 घंटे आ जाएगा। इसीलिए हम जब भी मोबाइल में या घड़ी में समय निर्धारण करते हैं भारत के लिए तो GMT से प्लस 5.5 घंटे होता है, और GMT से प्लस 5.5 घंटे कह दें तो वो क्या कहलाएगा? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करें कि एक देश का क्या केवल एक ही मानक देशांतर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग देश के अलग अलग समय मानक भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम USA की बात करें तो USA में 5 समय जोन है। मतलब क्या हुआ कि जिसका पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है, उसमें एक से ज्यादा भी मानक समय रेखाएं हो सकती है। जैसे हम रसिया की बात करें तो रसिया में 11 समय जोन है। जैसे भारत में एक ही है, वैसे रसिया में 11 समय जोन है, 11 समय जोन। और सबसे ज्यादा यदि समय जोन की बात करें तो वो विश्व में फ्रांस में है। अब ये मत सोचना कि फ्रांस तो छोटा सा देश है, उसमें इतने ज्यादा समय जोन कौन से होंगे। तो फ्रांस के जो द्वीप समूह हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, इसलिए फ्रांस के कितने समय जोन है? 12 समय जोन है। ये ध्यान में रखना। विश्व में सबसे ज्यादा समय जोन किसके हैं? तो आप उत्तर देंगे फ्रांस के हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो विषय रहता है वो रहता है कि मानक समय और स्थानीय समय क्या होता है। देखें, हमने ये मान लो भारत है, ये भारत है, भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? गुजरात वाला मान लो, जो कौन सा है? पश्चिमी हिस्सा। और ये वाला हिस्सा कौन सा है आपके दृष्टिकोण से? ये वाला पूर्वी हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ वाला हिस्सा है। अब यदि इसके और इसके मानक समय की बात करें, मानक समय की, तो 82.5 डिग्री होगा। ये जहां यहाँ पर समय होगा वही समय यहाँ पर होगा। किसके अनुसार? 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके अनुसार। लेकिन यदि स्थानीय समय की बात की है, स्थानीय समय का मतलब क्या होता है? सूर्य की ऊर्ध्वाधर स्थिति के अनुसार। तो मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? या अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो सबसे पहले यदि 12 बजे की स्थिति होगी स्थानीय समय की, तो वो कहाँ आएगी? अरुणाचल प्रदेश में आएगी। और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद वो स्थिति कहाँ बनेगी? वो गुजरात में बनेगी। इसलिए स्थानीय समय का यदि अंतर देखें तो भारत में पूर्वी और पश्चिमी जो कोने हैं उनके स्थानीय समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का है। क्लियर है? तो ये था हमारा अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का प्रतिरूप। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अनुसार अलग अलग देश में यदि एक देश का समय दिया हुआ है तो दूसरे देश का समय कैसे निकाला जाता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। उस पर आप कंसंट्रेट रहना। और ये वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।